नदी के किनारे बसा एक हरा भरा और खूबसूरत गांव था, बरखेड़ा, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों, पक्षियों की चहचहाट और खेतों की ताज़ी हवा के साथ होती थी। इसी गांव में सुरजीत नाम का एक बेहद मेहनती और खुशमिजाज किसान अपनी पत्नी राधिका, 13 साल के होनहार बेटे बंटी और 8 साल की प्यारी सी बेटी पिंकी के साथ रहता था। सुरजीत का परिवार वैसे तो बहुत अमीर नहीं था, पर घर में हमेशा प्यार, हंसी और संतोष का माहौल रहता था। थोड़े में गुजारा करना उन्हें अच्छे से आता था और जो कुछ भी उनके पास था उसी में वे खुश रहते। सुरजीत के पास एक खेत था जिसकी खासियत ये थी कि वहाँ एक पुराना प्राकृतिक झरना बहता था। इस झरने का पानी खेत को इतना उपजाऊ बना देता कि सुरजीत की फसलें हमेशा पूरे गांव से बेहतर होती। इस बार उसने और राधिका ने मिलकर दिन रात मेहनत करके पूरे खेत में गन्ने की खेती की थी। लंबे, मोटे और रसीले गन्ने देखकर पूरा गांव हैरान था। राधिका, जरा इधर तो आ, देख तो इस बार गन्ने की फसल कैसी लहलहा रही है। पूरे इलाके में किसी की भी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई होगी। बस 10-15 दिन और फिर हम इसे बेचेंगे। इस बार भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। इतनी अच्छी फसल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये सब आपकी और बच्चों की मेहनत का ही तो फल है। सुरजीत की इस शानदार फसल की चर्चा जल्द ही पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग जब भी उसके खेत के पास से गुजरते तारीफों के पुल बांध देते, पर उनके भीतर कहीं न कहीं जलन की चिंगारी भी सुलगती। अरे वाह सुरजीत भाई, क्या गन्ना उगाया है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तुम तो इस बार रातों रात माला माल हो जाओगे भाई। अरे नहीं भैया, ये तो सब भगवान की कृपा और झरने के पानी का कमाल है। मिट्टी अच्छी मिली तो फसल भी अच्छी निकल आई। रात का समय था। सुजीत का पूरा परिवार अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और भविष्य के लिए छोटे छोटे सुनहरे सपने बुने जा रहे थे। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि जब आप इस बार गन्ना बेच कर आएंगे तो सबसे पहले बंटी की स्कूल की फीस भर देंगे। बहुत दिनों से उसकी फीस बकाया है और मास्टर जी रोज याद दिलाते हैं। हाँ राधिका, बिल्कुल सही कह रही हो। और सुन, पिंकी के लिए भी नई चप्पलें और स्कूल बैग लेंगे। बहुत दिन हो गए बेचारी को कुछ नया दिलाए। पापा पापा, मेरी भी एक बात सुनो ना। मुझे तो बस एक गुड़िया चाहिए, वाली दुकान से, जो आंख बंद करके सो जाती है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, गुड़िया की क्या बात है। तेरा बाप तेरे लिए 2-2 गुड़िया लेकर आएगा, तू बस खुश रहे मेरी बच्ची। पापा, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। स्कूल दूर है, रोज पैदल जाना पड़ता है। मिलेगी बेटा, सब मिलेगा। बस भगवान का नाम लो। इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुजीत के घर के ठीक पीछे उसके सगे बड़े भाई कन्हैया का एक बड़ा पक्का मकान था। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ था, तब कन्हैया ने अपने बड़े होने का फायदा उठाकर ज्यादा और ज्यादा उपजाऊ जमीन अपने नाम करवा ली थी, जबकि सुरजीत के हिस्से में ये छोटा सा खेत आया था जिसे सब बेकार समझते थे। पर उसी खेत में झरने का पानी सुरजीत की किस्मत बन गया था। कन्हैया ने अपने बड़े खेत में सिर्फ गेहूं की खेती की थी, जिसका इस साल भाव बहुत गिरा हुआ था। शाम के समय कन्हैया और उसकी चालाक पत्नी सुमित्रा अपने बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। सुमित्रा के पेट में सुरजीत की शानदार फसल को देखकर मानो दर्द उठ रहा था। पूरे गांव में बस उसी के गन्ने की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मुझे तो ये सोचकर ही रात को नींद नहीं आती। अरे तुम खामखा परेशान होती हो सुमित्रा, मेरे पास भी तो इतना बड़ा खेत है, और वैसे भी वो मेरा छोटा भाई ही तो है, मुझसे ज्यादा मुनाफा थोड़ी कमा पाएगा। पर गेहूं का भाव तो इस साल बहुत गिरा हुआ है। तुम्हारी सारी मेहनत भी कौड़ियों के भाव बिकेगी और वो गन्ना बेचकर मालामाल हो जाएगा। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर क्या करूं? मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अपने उस छोटे भाई से थोड़ा प्यार से बात किया करो। उसके घर आना जाना लगाए रखो। मीठा मीठा बोलकर उससे रिश्ता बनाए रखो। कल को अगर उसका गन्ना अच्छे दाम में बिका तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारी तरफ भी आना चाहिए ना। और अगर मौका मिला तो पूरा माल ही अपने हाथ में ले लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज से ही उससे बातचीत बढ़ाता हूँ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखता हूँ।
आखिर मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो बहुत सीधा और भावुक है। उसे फुसलाना मुश्किल नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह सुरजीत और राधिका अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी उनका बड़ा भाई कन्हैया मीठी मुस्कान लिए खेत पर आ पहुंचा। अरे मेरे छोटे भाई, वाह क्या शानदार गन्ना उगाया है। मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। दुनिया तो बस नाम की चलती है, आड़े वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। तुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़े या इस गन्ने को बेचने में कोई दिक्कत आए तो बेझिझक मुझे बताना। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। अरे बड़े भैया, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। ये देखिए, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर आपकी जान पहचान में चीनी मिल का कोई अच्छा आदमी हो तो बताना, ताकि मुझे अच्छा दाम मिल सके। अरे इसमें भी पूछने की क्या बात है छोटे। मेरी तो मिल के मैनेजर से बहुत अच्छी जान पहचान है। तेरा सारा हुक्म मेरी आंखों पर। चल, आज रात मैं और तेरी भाभी तुम्हारे घर ही खाना खाएंगे। वहीं बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। अरे भैया, ये भी कोई पूछने की बात है। ये घर तो आपका ही है। आप और भाभी जरूर आइएगा। राधिका आपकी पसंद का खाना बनाएगी। शाम के समय कन्हैया और सुमित्रा सुरजीत की झोपड़ी में पधारे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सबने मिलकर खाना खाया और कन्हैया सुमित्रा बहुत अच्छा होने का नाटक करते रहे। राधिका, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और सुनो, हमारा घर कोई दूर तो है नहीं। हम तो सगे भाई बहन की तरह हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। बिल्कुल छोटे, तेरी फसल बेचने में कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूं ना। मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रात को खाना खाने के बाद जब कन्हैया और सुमित्रा अपने घर लौटे तो उनका असली रंग सामने आ गया। देखा जी, हमने कैसा अपना बोलचाल बनाकर रखा है। अब कल को उसका गन्ना बिकेगा तो अपनी तरफ भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और अगर उसने हमें कुछ नहीं दिया तो हम उसकी फसल ही बर्बाद करके रख देंगे। आखिर तुम उसके बड़े भाई हो। उसकी कमाई पर हमारा भी हक बनता है। तुम इसकी चिंता मत करो सुमित्रा। मैं अपने भाई को फुसलाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब वो अपना गन्ना बेचने जाएगा तब मैं देखूंगा कि क्या करना है। तुम बस तमाशा देखो। कुछ दिन और बीत गए। अब सुरजीत की गन्ने की फसल काटने और बेचने का समय आ गया था। सुरजीत बहुत खुश था। उसने पहले से ही गांव के जाने माने व्यापारी हीरालाल से बात कर रखी थी, जो अक्सर गन्ना खरीदकर सीधे चीनी मिल तक पहुंचाता था। राधिका, हमारा गन्ना पूरी तरह तैयार है। मैं आज ही जाकर हीरालाल सेठ को बुलाकर लाता हूँ। मैंने पहले भी उन्हें फसल बेची है, वो अच्छा दाम देते हैं। हाँ जी, आप जल्दी जाइए, मैं तब तक खेत का ध्यान रखती हूँ। सुरजीत हीरालाल के पास पहुँचा और उसे अपने खेत पर बुला लाया। अरे वाह सुरजीत, सच में तुम्हारा गन्ना देखकर तो मन खुश हो गया। इतना रसीला और मोटा गन्ना तो मैंने बहुत कम देखा है। मैं तुम्हारी इस पूरी फसल के लिए 48,000 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? 48,000 रुपए? सेठ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया सुरजीत, सौदा पक्का रहा। तुम बस 2-3 दिन और इस गन्ने को खेत में रहने दो, फिर मैं अपनी ट्रॉली लेकर आऊंगा और तुम्हारा पूरा माल भरवा कर ले जाऊंगा और तुम्हें नगद पैसे दे दूंगा। सुरजीत खुशी से पागल हो रहा था। उसने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बताई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर बदकिस्मती से ये बात हवा की तरह उड़ते हुए कन्हैया की चालाक पत्नी सुमित्रा के कानों तक भी पहुंच गई। बात सुनते ही सुमित्रा के तन बदन में आग लग गई। तुम बस यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे उस छोटे भाई ने क्या किया है? उसने हीरालाल को अपना पूरा गन्ना 48,000 रुपए में बेच भी दिया है। सौदा पक्का हो गया और तुम यहाँ मक्खियां मार रहे हो। उसने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तुम उसके बड़े भाई हो। पर हमारे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्या? यह क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा सौदा कर लिया और इस सौदे में मेरा कोई हिस्सा नहीं। रुको, मैं अभी जाकर उस बेवकूफ को सीधा करता हूँ। वो बहुत रिश्तों की दुहाई देता है ना। अब मैं देखता हूँ कि यह सारा माल हमारा कैसे नहीं होता।
कन्हैया गुस्से में तमतमाता हुआ सुजीत के खेत पर पहुंचा और फिर उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए एक बहुत ही भयानक और धोखेबाज चाल चली। अरे मेरे छोटे भाई, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। मैंने अभी अभी शहर से जानकारी निकलवाई है। इस साल गन्ने का भाव मिल में बहुत ज्यादा है। तेरे इस गन्ने के 90,000 रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं और तूने उसे सिर्फ 48,000 रुपए में बेच दिया। तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। चल, उस हीरालाल का सौदा रद्द कर। मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूं। मैं तेरा गन्ना 90,000 रुपए में बिकवाऊंगा। क्या 90,000 रुपए? लेकिन बड़े भैया, मैंने तो हीरालाल सेठ को जबान दे दी है। अब मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? अरे जुबान की क्या पड़ी है तुझे? तू मेरा छोटा भाई है, क्या मैं तेरा बुरा चाहूंगा? मैंने मिलके एक बहुत बड़े मैनेजर से बात कर ली है जो सीधे किसानों से गन्ना खरीदता है। तू हीरालाल से कह देना कि अभी गन्ना पूरी तरह पका नहीं है, हम बाद में बेचेंगे। तू मुझ पर भरोसा रख छोटे। लेकिन जेठ जी, ऐसा भी होता है क्या? आज से पहले तो आपने कभी अपने इस मिल वाले मैनेजर का जिक्र नहीं किया। पिछली बार जब हमने फसल बेची थी तब तो आपने नहीं बिकवाई। आज अचानक आपको ये 90,000 रुपए वाला सौदा कहाँ से मिल गया? अरे राधिका, तुम्हें शहर के व्यापार का क्या पता। मेरा तो शहर में उठना बैठना है। और सुनो, किसी भी गांव वाले को इसके बारे में मत बताना, वरना लोग नजर लगा देंगे। सारी जिम्मेदारी मेरी है। कल मैं अपनी ट्रॉली भेजूंगा, सारा गन्ना उसमें लदवा देना। जैसे ही माल मिल पहुंचेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे 90,000 रुपए लाकर दे दूंगा। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, क्या मैं धोखा दूंगा? ठीक है बड़े भैया, आप बचपन से मेरे साथ हैं। आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सुरजीत अपने सगे बड़े भाई के बुने हुए जहरीले जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस भाई को वो भगवान मान रहा है, वही भाई उसकी रातों की नींद और मेहनत की पूंजी लूटने की साजिश रच चुका है। अगले ही दिन सुरजीत के खेत पर एक बड़ी बैलगाड़ी और ट्रॉली आकर रुकी। सुरजीत ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी खून पसीने की मेहनत से उगाया सारा गन्ना उसमें लदवा दिया। कन्हैया ने अपने एक जान पहचान वाले आदमी को ट्रॉली लेकर भेजा था। ट्रॉली शहर की ओर निकल गई और सुरजीत खुशी खुशी अपने 90,000 रुपए का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कन्हैया ने शहर में वो पूरा गन्ना 80,000 रुपए में बेचकर सारा पैसा अपने पास छिपा लिया था। 2 दिन बीत गए, पर कन्हैया ने सुरजीत को कोई पैसा नहीं दिया। तीसरे दिन घबराया हुआ सुरजीत अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने बड़े भाई के पक्के मकान पर पहुंचा। बड़े भैया, 3 दिन हो गए, ट्रॉली शहर गई थी ना, मिल वाले मैनेजर ने पैसे भिजवाए क्या? हमारी फसल का क्या हुआ भैया? घर में अब राशन भी नहीं बचा है। पैसे मिल जाते तो मैं बंटी की फीस भराता। कौन से पैसे? कैसी फसल? तो किस मुंह से मेरे घर में घुसा आया है भिखारी? मैंने तो तेरा कोई गन्ना ना देखा ना जाना। आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसा मजाक है? आपने ही तो परसों अपनी ट्रॉली भेजी थी मेरा गन्ना ले जाने के लिए। आप तो मेरे सगे बड़े भाई हैं। बचपन से मैंने आपको पिता समान माना है। आपने मेरे साथ गद्दारी की। तू चुप हो जा, 2 कौड़ी के गरीब। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में बिना पूछे घुसने की? तेरे पास कोई सबूत है? कोई लिखा पढ़ी है? कोई निशानी है कि हमने तेरी ट्रॉली भिजवाई थी? निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी। कह दूंगी कि तू हमारे घर चोरी करने आया था। सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। भाग यहाँ से। सुरजीत और राधिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बड़े भाई पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। बिना किसी सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते थे। अपमान की आग में जलता हुआ सुरजीत रोता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वे झोपड़ी में पहुंचे तो उदास सुरजीत को देखकर उसकी छोटी बेटी पिंकी उसके पास आई। पापा, क्या हुआ? आप और माँ इतने उदास क्यों हैं? क्या आप मेरी गुड़िया नहीं लाए? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा की थोड़ी तबीयत खराब है। तुम बंटी के साथ जाकर खेलो। दिन बीतते गए।
सुरजीत के घर में उदासी का पहरा था। पाई पाई को मोहताज हो चुका परिवार अब दाने दाने के लिए तरसने लगा। स्कूल की फीस ना भरने के कारण बंटी को स्कूल जाने से रोक दिया गया। सुरजीत को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। हे भगवान, तू हमेशा हम गरीब और शरीफ लोगों की ही परीक्षा क्यों लेता है? क्या तुझे हमारा दुख दिखाई नहीं देता? तू हमेशा उन अमीरों और लालची लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों का हक मारते हैं। मेरे बड़े भाई की नीयत इतनी खराब थी, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया और आज वो अपने पक्के मकान में खुशी से रेज रहा है। क्या तुझे उन्हें सजा देने में डर लगता है? क्या हमें भूखा मारना ही तेरा न्याय है ईश्वर? रोइए मत जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। मुझे उस पुराने डिब्बे में प्याज के बहुत सारे बीज मिले हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, हम रामू काका की दुकान से उधारी का राशन ले आएंगे। पर हम खाली नहीं बैठेंगे, हम अपने पूरे खेत में फिर से खेती करेंगे। इस बार हम प्याज उगाएंगे। प्याज? पर राधिका, बाजार में इस वक्त प्याज की कीमत सिर्फ 6 से 7 रुपए किलो ही चल रही है। इससे क्या ही मुनाफा होगा? अरे कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। देखिए, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। प्याज की खेती के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सुरजीत और राधिका ने फिर से दिन रात एक कर दिया। उधारी का खाना खाकर उन्होंने अपने पूरे खेत में प्याज के बीज बो दिए। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उनका पूरा खेत मोटे मोटे चमकदार प्याजों से भर गया। देख रहे हो जी अपने बेवकूफ भाई को? अब इसने प्याज उगाया है। इस वक्त बाजार में प्याज कोई 7 रुपए किलो भी नहीं पूछ रहा। हमारा गेहूं तो फिर भी 15 रुपए किलो बिका था। इसे प्याज उगाने में कोई मुनाफा नहीं होगा। ये जिंदगी भर ऐसे ही घिसटता रहेगा। वैसे भी हमने इसके पैसे हड़प कर बहुत अक्लमंदी का काम किया है। जब प्याज की फसल पूरी तरह तैयार हो गई तो सुरजीत हिसाब लगा रहा था कि उसे शायद 8,500 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 9,500 रुपए ही मिलेंगे। वो उदास मन से अपने खेत की मेड़ पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। राधिका, इस बार तो शायद बस राशन का उधार चुकाने भर के ही पैसे मिलेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा। उसी रात दूर देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गईं। जिन बड़े बड़े इलाकों से रोज ट्रकों के ट्रक भरकर प्याज मंडियों में पहुंचता था, वहां से एक दाना भी नहीं आ पाया। मंडियों में हाहाकार मच गया। जो प्याज कल तक 7 रुपए किलो बिक रहा था, वो देखते ही देखते 8 रुपए से बढ़कर 40 रुपए, फिर 70 रुपए और आखिरकार 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरों में गृहिणियां प्याज के लिए तरस गईं। होटल वालों ने प्याज के बिना खाना परोसना शुरू कर दिया। अरे भाई, प्याज लाओ। जब शहर के बड़े बड़े डीलरों को पता चला कि बरखेड़ा गांव में सुरजीत के खेत में भारी मात्रा में ताज़ा अच्छी क्वालिटी का प्याज मौजूद है, जो झरने के पानी से सींचा गया और पूरी तरह सुरक्षित बचा हुआ था, तो सबकी नजरें उसी खेत की तरफ मुड़ गईं। अगली सुबह जब सुरजीत अपने खेत में उदास मन से प्याज की बोरियां तौल ही रहा था, तभी एक के बाद एक कई गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उसके खेत के पास आकर रुकी। सुरजीत भाई, मैं तुम्हारे इस पूरे प्याज के लिए 3 लाख रुपए नगद दूंगा। सारा माल मुझे दे दो। 3 लाख क्या सुरजीत? तुम मुझे अपना पूरा प्याज दे दो, मैं अभी इसी वक्त 4 लाख रुपए दूंगा। सब पीछे हटो, मेरे शहर में प्याज की बहुत भारी मांग है, मैं पूरे 6 लाख रुपए दूंगा। सुरजीत और राधिका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो प्याज कल तक 9,000 रुपए का लग रहा था, आज उसके लिए लाखों की बोलियां लग रही थी। आखिरकार शहर के सबसे बड़े डीलर ने सुरजीत की पूरी प्याज की फसल पूरे 12 लाख रुपए में खरीद ली। हे ईश्वर, तू धन्य है। राधिका देख, हमारे पास कितने पैसे आ गए, 12 लाख रुपए। अब मेरा बंटी स्कूल जाएगा और मेरी पिंकी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान ने हमारी आंसू भरी प्रार्थना सुन ली जी। हमने कभी बुरा नहीं चाहा किसी का, और आज देखिए धरती ने खुद हमें न्याय दे दिया। सुरजीत ने सबसे पहले बंटी की पूरी बकाया स्कूल फीस जमा की और उसके लिए एक नई साइकिल दिलवाई। पिंकी के लिए ढेर सारी गुड़ियां और नए कपड़े खरीदे। पूरा परिवार अब एक पक्का मकान
और भी ज्यादा उपजाऊ जमीन खरीदने की तैयारी करने लगा। पर ये खबर कन्हैया और सुमित्रा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरी। जी, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उस 2 कौड़ी के इंसान के पास 12 लाख रुपए आ गए हैं। इतने पैसे तो हमने सपने में भी नहीं देखे। मुझे ये खुशी बिल्कुल हजम नहीं हो रही। हमें कुछ भी करके उसके इन लाखों में से अपना हिस्सा निकालना होगा। पर कैसे सुमित्रा? हमने तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। हमारी तो उससे बोलचाल तक बंद है। मेरे पास एक शानदार योजना है। जो 80,000 रुपए हमने उसके पिछले गन्ने के चुराए थे ना, उसमें से 75,000 रुपए हम उसे वापस लौटा देंगे। हम उसके घर जाकर नाटक करेंगे कि हमें वो मिल वाला ट्रॉली चालक मिल गया था जिसने पैसे चुराए थे। जब हम उसे उसके पुराने पैसे वापस देंगे तो वो मूर्ख फिर से हम पर विश्वास कर लेगा। फिर हम उससे कहेंगे, चलो मिलकर खेती करते हैं। तुम अपने 12 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए हमें दे दो। हम दोनों भाई मिलकर एक बड़ा खेत खरीदेंगे। एक बार वो 6 लाख हमारे हाथ आ गए तो हम फिर उसे लात मार देंगे। वाह सुमित्रा वाह, क्या शातिर दिमाग पाया है तूने। वो भावुक बेवकूफ बचपन से मेरी हर बात मानता है। वो अपने पुराने पैसे देखकर इतना खुश होगा कि खुशी खुशी अपने 6 लाख रुपए मेरे हाथों में रख देगा। चल अभी चलते हैं। 75,000 रुपए लेकर कन्हैया और सुमित्रा सुरजीत के घर पहुंचे। सुरजीत का 13 साल का बेटा बंटी कमरे के एक कोने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कन्हैया ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर सुरजीत को वो पैसे थमाए। मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। असल में उस दिन वो ट्रॉली वाला आदमी तेरा सारा माल और पैसा लेकर भाग गया था। मैं इतने महीनों से उसी को ढूंढ रहा था। आज जैसे ही वो मुझे मिला, मैंने उससे तेरे पैसे छीन लिए। ये ले तेरे 75,000 रुपए। मैं तो बचपन से तुझसे बहुत प्यार करता हूं। छोटे, मैंने सोचा है कि अब हम पुरानी बातें भुला देते हैं। तेरे पास जो 12 लाख रुपए आए हैं, उसमें से 6 लाख रुपए तू मुझे दे दे। हम दोनों भाई मिलकर एक बहुत बड़ा खेत खरीदेंगे और पूरे गांव पर राज करेंगे। अरे जेठ जी, आपने ये सब बताकर बहुत अच्छा किया। हम तो समझ रहे थे कि आपने हमारे साथ गद्दारी की है। हम 6 लाख तो क्या, अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हैं। लेकिन जेठ जी, हमें एक बात खटक रही है। गांव के लोग कहते हैं कि वो ट्रॉली वाला नहीं भागा था, बल्कि आपने ही लालच में आकर वो पैसा हड़प लिया था। हम आपको 6 लाख रुपए तभी देंगे जब आप अपने मुंह से पूरा सच बोलेंगे। अगर आपने सच में वो पैसे हड़पे थे और अब आपको पछतावा है, तो आप खुद अपने मुंह से बता दीजिए। एक बार आप अपनी गलती मान लेंगे तो मैं तुरंत अंदर से 6 लाख रुपए लाकर आपके हाथों में रख दूंगी। 6 लाख रुपए का नाम सुनते ही कन्हैया और सुमित्रा के मुंह में पानी आ गया। उन्हें लगा कि सच बोलने से अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। वैसे भी वे अकेले कमरे में ही तो बैठे थे। हाँ राधिका, सच कहूं तो उस दिन हम तुम्हारे पैसों के लालच में आ गए थे। हमने ही वो 48,000 रुपए का सौदा तुड़वा कर तुम्हारा गन्ना बिकवाया था और सारे पैसे हड़प कर तुम्हें घर से निकाल दिया था। हमें माफ कर दो। हाँ छोटे, हमने ही तेरे साथ धोखाधड़ी की थी। तेरे वो पैसे हमारे ही पास थे, हम ही उन्हें खा गए थे। कोई ट्रॉली वाला नहीं भागा था। बस हो गई तसल्ली। अब जा राधिका, जल्दी से अंदर से वो 6 लाख रुपए लेकर आ। मैं 20 मिनट यहीं बैठा हूं। ठीक है, आप बस 20 मिनट यहीं बैठिए जेठ जी। मैं अभी आपको आपकी सजा, मेरा मतलब है आपका हिस्सा देती हूँ। 6 लाख रुपए के लालच में कन्हैया और सुमित्रा 20 मिनट तक वहीं बैठे रहे, अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुराते हुए। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की जीप का सायरन बजा और 2 पुलिस इंस्पेक्टर घर के भीतर घुस आए। उन्हें देखते ही कन्हैया और सुमित्रा के पसीने छूट गए। पुलिस? पुलिस? छोटे, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस आपको आपके पापों का फल देने आई है जेठ जी। मेरा बेटा बंटी पिछले 20 मिनट से अपने इस नए मोबाइल फोन का वीडियो कैमरा चालू करके कोने में खड़ा था। आपने अपने ही मुंह से जो हमारा गन्ना लूटने,
पैसे हड़पने और हमें झूठे केस में फंसाने की बात कबूल की है ना, वो सब इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। कन्हैया, तुम्हारे खिलाफ अपने ही सगे भाई की संपत्ति लूटने, धोखाधड़ी करने और धमकी देने का पक्का सबूत हमें मिल गया है। अब तुम और तुम्हारी ये चालाक पत्नी दोनों कम से कम 7 साल के लिए जेल की रोटियां तोड़ोगे। चलो, दोनों जीप में बैठो। पुलिस कन्हैया और सुमित्रा को घसीटते हुए जीप में बिठाकर ले गई, जहां उन्हें अदालत से 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि जिस आदमी ने वर्षों तक सबको मीठी मीठी बातों से छला, आखिरकार उसका असली चेहरा सामने आ ही गया।